एमसीडी चुनाव के लिए अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और अगले महीने तक सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगी। लेकिन इन सब के बीच हम आपको ऐसी घूंघट वाले नेताओं से रूबरू कराएंगे जो कभी घूंघट की आड़ में थी, लेकिन राजनीति और सत्ता की चाह में वह घूंघट से बाहर निकलकर नेता बन गई हैं। जी हाँ, एमसीडी चुनावों में कुछ ऐसी भी महिला नेता हैं जो पहले अपने घरों में घूंघट या किसी न किसी सामाजिक बंदिशों के कारण घरों में रहती थीं, लेकिन इस बार वार्ड के समीकरण बदलने से कुछ सीट महिला आरक्षित हो गई हैं और ऐसे में उनके पति को झटका लगा है जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन पहले टिकट फिर जीत और पावर की चाह में ये महिलाएं राजनीति में ज़रूर रहेंगी, लेकिन सीट को उनके पति ही संभालेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब घूंघट वाले नेता सामने निकल के आ गए हैं, तो क्या ये किस तरीके से आप इसको देखती हैं? क्या पॉजिटिव तरीके से सही है या फिर नेगेटिव तरीके से सही है? आपका क्या इस पे राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आपको भी धन्यवाद देती हूँ जो हमेशा नए नए टॉपिक्स लेकर के आप हमारे पास आते हैं, नए नए मुद्दे आपके पास होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि महिलाएं आगे आ रही हैं राजनीति में, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग अवेयर हो रहे हैं और अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि देखिए, जो काम करते हैं वे लोग जो फील्ड में हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से जो फील्ड में है, उनका ज्यादा जरूरी है फील्ड में रहना। और जो घूंघट वाली नेताएं हैं या जो कभी कभी निकलती हैं घर से, वो देखिए वो रबड़ स्टंप की तरह होती है। हम नहीं चाहते कि कोई भी महिला जो बाहर आ रही है रबड़ स्टंप की तरह यूज हो। इसलिए ये जरूरी है कि हम जो भी महिलाएं बाहर आ रही है वो अपने बलबूते पर बाहर आए और अपनी मेहनत से वो आगे बढ़े, ना कि किसी दूसरे के सहारे लेकर के वो आगे बढ़े। तो इसीलिए हम सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि जो भी महिलाएं आगे आ रही है, जो आज निकली है या कल निकली है, वो आए, लेकिन अपने बलबूते पर अपनी शिक्षा, अपने अधिकार, अपने चीजों के लिए लड़े, ना कि हस्बैंड के भरोसे या किसी और चीज के भरोसे लड़े। जैसे पुराने जमाने में होता था कि गांव में सरपंच के नाम पर महिलाओं को खड़ा किया जाता था और काम उनका दूसरा कोई करता था। ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर वो नेता बनने के लिए आ रही हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उनको नेता ही बनना चाहिए। फिर उनको ये नहीं कर नेता वो बन जाए, काम कोई और पर्दे के पीछे से करे। दिल्ली में मुद्दा चल रहा है शराब के ठेकों को लेकर, केजरीवाल की नीतियों को लेकर बीजेपी बहुत विरोध कर रही है। जगह जगह मोहल्ले में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का इन चुनावों पर इस पर क्या असर पड़ेगा? और क्या पांडव नगर में जहां से वार्ड का चुनाव लड़ने जा रही है, क्या यहाँ पे कोई नए ठेके खुले हैं? देखिए, जहां तक शराब नीति का सवाल है और ठेके का सवाल है, तो पहले भी ठेके थे हमारे यहाँ दिल्ली में 800 850 ठेके थे और उनको बस यही है कि प्राइवेट कर दिया गया है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी जो है वो कह रही है कि भाई शराब की राजधानी बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि शराब तो पहले भी बिकते थे, हमारे तो गलियों में शराब बिकते थे, हर घर में जो है वो शराब बिकते थे और औने पौने दामों पर बिकते थे। जो 100 रुपए की शराब थी वो 200 रुपए में बिकती थी और रात भर बिकती थी। हमारे यहाँ ही बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर पहले शराब बिकती थी। अब उसको प्राइवेट कर दिया गया है, खोल दिया गया। और दूसरी बात देखिए, जहां तक मेरा विचार है कि कोई भी काम जो दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है, चाहे कैमरा लगाने का काम हो या वाईफाई लगाने का काम हो, तो बिना एलजी के सपोर्ट के नहीं होता, बिना एलजी का सिग्नेचर के नहीं होता। तो फिर एलजी साहब ने इस पर सिग्नेचर कैसे कर दिया? और तीसरा है कि देखिए, हमारे यहाँ विधायक भी बीजेपी के हैं, पार्षद भी बीजेपी, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? अगर अनऑथराइज एरिया में खुले हुए हैं तो उसको उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बिल्डिंग को सील करने की कोशिश उन्होंने क्यों नहीं की है? तो ये सारी जो है वो बीजेपी की मिली भगत है। इसमें कोई केजरीवाल जी का कोई इसमें दोष नहीं है। और जहां तक मेरा विचार है कि ये तो हमारे लिए एक रेवेन्यू का काम करता है, तो ये तो सभी स्टेट में खुले हुए हैं। इवन कि आप अगर गुजरात में जाइएगा तो वहां बैन होने के बाद भी लोग शराब से मर रहे हैं, जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। बिहार में जाइए, वहां भी लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात उसकी, तो आज तो देखिए पीना फैशन हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी है, वो पार्टी करते हैं तो उसमें बियर या शराब। अच्छा, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि अब जैसे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उससे पहले पार्टी का एक आदेश था कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले आपको 50 लाख कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना है, कार्यकर्ताओं को। तो वो आपकी मुहिम पांडव नगर में कितनी बड़ी है आगे? और पार्टी ने अब एमसीडी चुनाव के लिए क्या कोई नया आदेश जारी किया है?
देखिए 50 लाख जो जोड़ने की थी उसमें तो अभियान अभी तक चल ही रहा है, लेकिन अभी जो नया आदेश आया उसमें है कि जितने लोगों को हमने जोड़ा है बूथ वाइज और पोलिंग स्टेशन वाइज, उनकी अब मीटिंग करके हम उनके साथ मीटिंग करके और उनसे हम बातें करेंगे ताकि वो हमारे साथ परमानेंट जुड़े रहें। तो अभी पार्टी ने आप नगर निगम चुनाव के लेकर कौन सी नए तरीके से काम कर रही है या किस तरीके से आप लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही हैं? देखिए डोर टू डोर तो हम शुरू से करते आए हैं, लोगों की परेशानियों को झेलते देखते सुनते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने योगशाला खुलवाया है अपने एरिया में, जहां पर महिलाएं हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के काम वहां पर आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि देखिए हम आधार कार्ड बनाने का काम, श्रम कार्ड बनाने का काम और वोटर आई कार्ड बनाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि जिसके पास नहीं है वो उसको ले सके, उसकी सहायता ले सके। आपको लगता है कि पांडवनगर वार्ड 16E में ऐसा कोई प्रतिद्वंदी है, अगर आपको टिकट मिलती है तो वो आपको हरा सकता है, कोई ऐसा है? देखिए अभी तक तो मैं कुछ नहीं सकती क्योंकि अभी दूसरी पार्टियां तो आई नहीं है, लेकिन हाँ हमारा जो पहुंच है, हमारी जो अप्रोच है लोगों तक वो अच्छी है और आशा है कि लोग हमें सपोर्ट करेंगे। अभी आपने कोई लोगों के साथ अपने वार्तालाप को और अच्छे से बढ़ाने के लिए कोई योगशाला केंद्र खोला है, ऐसा भी कुछ है? हाँ अभी योगशाला खोला है हमने पार्क में और वहां पर महिलाएं और बच्चे आ रहे हैं और काफी लोग इंटरेस्टेड भी हैं और काफी अच्छा चल रहा है। थैंक यू।